नमस्कार, मेरे साथ आप देख रहे डेन न्यूज और आपके साथ मैं हूं तनु। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। सड़क हादसे में बुजुर्ग व्यक्ति की मौत, परिवार में मचा कोहराम। दियारा इलाके के कुख्यात अपराधी नथनी सहनी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 4 साल से पुलिस कर रही थी इसकी तलाश। और शहर में 27 जगहों पे लगेंगे ट्रैफिक लाइट, नगर आयुक्त निरीक्षण कर चयनित किया जगह। मुजफ्फरपुर में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला जिला के सदर थाना क्षेत्र के फर्दो पुल के समीप का है, जहां एक अनियंत्रित वाहन ने साइकिल सवार को ठोकर मार दी। इसमें साइकिल सवार की मौके पे ही मौत हो गई, जबकि वाहन चालक मौके से गाड़ी लेकर फरार हो गया। इधर घटना के बाद स्थानीय लोगों की मौके पे भीड़ जुट गई। लोगों ने घटना की जानकारी सदर थाने को दिया। सूचना पे पहुंची सदर पुलिस ने घटनास्थल की छानबीन की, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेजा। मृतक करजा थाना के मरवन प्रखंड के बगाही गांव निवासी 36 वर्षीय फुलदेव महतो था। वह अपनी साइकिल से भगवानपुर चौक की ओर जा रहा था। इसी दौरान अनियंत्रित वाहन ने उसे ठोकर मार दिया। ठोकर मारने के बाद मौके से वाहन चालक गाड़ी लेकर फरार हो गया। मामले में सदर थाना के प्रभारी थानेदार मणिभूषण कुमार ने बताया कि अज्ञात वाहन से ठोकर लगी है। मामले की छानबीन की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कैसे हुआ है? घर से सुबह खाली लेबर में कमाते हैं, भगवानपुर गोलंबर पर आए थे और 2 आदमी थे। ये ट्रक वाला भाग गया कि कहाँ है, हम लोग अभी आए हैं। आप लोग कैसे पता चला है कि घटना हुआ? फोन हुआ है वही चौराहा पर से। क्या नाम है इनका? फुलदेव महतो। कहाँ रहते हैं? अभी आए हैं, घर पर रहते हैं, लेबर में काम करते हैं। घर बंगाही हुआ। आप घटना हुई है, एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। हाँ, उनका नाम फुलदेव महतो है। उनके पिता का नाम रामाशीष महतो है। ये बगाही ग्राम के रहने वाले हैं, थाना करजा, जिला मुजफ्फरपुर के हैं। ये अपने काम से मुजफ्फरपुर साइकिल से आ रहे थे। रेवा रोड में फर्दो गोला पुल के नज़दीक स्टेट बैंक के पास अज्ञात वाहन द्वारा दुर्घटना हो गया है, जिससे इनकी घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई है। इनकी शव को जो है कि उनके परिजन के साथ पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, अंतिम परीक्षण के लिए। उनके आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। मुआवजा वगैरह का भी? हाँ, मुआवजा भी उनको मुआवजा के लिए भी लिखा जाएगा। मुजफ्फरपुर पुलिस ने उत्तर बिहार का कुख्यात अपराधी नथनी सहनी को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। नथनी सहनी पिछले 4 साल से फरार चल रहा था। साहिबगंज थानेदार अनूप कुमार के नेतृत्व में टीम ने दियारा इलाके में जाल बिछाकर नथनी सहनी को जब पकड़ने पहुंची तो नथनी ने पुलिस पे गोली चलाना शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस की टीम ने भी हार नहीं मानी और उसे दबोच लिया। कुख्यात नथनी पुलिस को पहले भी खूब चकमा दे चुका है। जब मुजफ्फरपुर पुलिस उसको पकड़ने जाती तब वो नदी उस पार छपरा भाग जाता था, और जब छपरा पुलिस पकड़ने जाती थी तो वो नदी उस पार मुजफ्फरपुर दियारा इलाके में शरण ले लेता था। नथनी के ऊपर लूट, हत्या, डकैती, अपहरण समेत 2 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामला दर्ज है। मुजफ्फरपुर ही नहीं बल्कि उत्तर बिहार के कई जिलों की पुलिस नथनी सहनी को तलाश कर रही थी। पुलिस ने इनके पास से 1 कट्टा, 4 गोली और 5 खोखा भी बरामद किया है। SDPO सरया राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि नथनी सहनी नक्सली संगठन से भी जुड़ा हुआ है और लेवी मांगने का भी काम कर चुका है। इसकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। दियारा क्षेत्र का जो है कुख्यात अपराध कर्मी नथनी सहनी, जो पुलिस के लिए कई वर्षों से चुनौती बना हुआ था, इसकी गिरफ्तारी की गई है। बहुत ही अच्छे तरीके से, सुदृढ़ तरीके से जो इसकी घेराबंदी की गई और ये पुलिस से फायर करने लगा। थानाध्यक्ष साहिबगंज को सूचना मिली थी, इन्होंने जो है
वहाँ पे घेराबंदी की, पुलिस को देख के ये फायर करने लगा और बहुत रणनीतिक तरीके से इसको हथियार गोली के साथ दबोच लिया गया। ये जो है कल कार्रवाई की गई। इसके ऊपर नथुनी सहनी जो है हुसेपुर दियारा, जो गंडक का दियारा है, रहने वाला है और उस पार जो है छपरा जिला, गोपालगंज जिला और मोतिहारी ज़िले में ये वांटेड था। लगभग 2 दर्जन से अधिक मामले इसके ऊपर जो है संगीन मामले, जिसमें कि हत्या, अपहरण और इसकी ये शराब के धंधे से भी जुड़ा हुआ था। दियारा का लाभ लेकर के जो है शराब का जो है वहाँ पे उत्पादन और वहाँ से संचालन कर रहा था। तो ये जो है इसकी गिरफ्तारी से हम लोग मद्य निषेध में भी जो है बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में इसको देख रहे हैं। इसके अलावा दियारा क्षेत्र में जो आपराधिक गतिविधियाँ हैं उन पे भी हमारे लगाम लगाने में बहुत बड़ी सफलता मिली है। नक्सलियों का भी कनेक्शन है? जी बिल्कुल। ये अभी तक की जो हम लोग को जानकारी है, नक्सलियों को शेल्टर देने में, क्योंकि वहाँ पे इसका जो अड्डा था वो 2 धार के बीच में, गंडक नदी के 2 धार के बीच में था। हम लोग कई बार पहले भी रेड कर चुके हैं, कई किलोमीटर हम लोगों ने पैदल जाके रेड किया, लेकिन गिरफ्तारी उस वक्त नहीं हो पाई थी। ये वहाँ पे जो उसका टोपोग्राफी है वो नक्सलियों के लिए भी जो है काफ़ी मुरीद है और वो उस जगह पर नक्सलियों का भी संरक्षण दे रहा था। क्या बरामद है इनके पास? इनके पास है जो है 1 कट्टा, देसी कट्टा, उसके बाद 5 गोली, खोखा, मादक पदार्थ, मोटरसाइकिल आदि बरामद किया गया है। डकैती वगैरह के मामले भी इन्वॉल्व रहा है और कई हत्या ये कुख्यात अपराध कर्मी है। इसका करीब 20 वर्षों से आपराधिक इतिहास है, 20 वर्षों से का आपराधिक इतिहास है, जो कि हत्या, अपहरण, डकैती, गृह डकैती सहित अन्य कई प्रकार के संगीन मामलों में ये वांछित रहा है। लगभग 2 दर्जन कांडों में वांछित है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। दियारा क्षेत्र पर पुलिस का नियंत्रण जो है इसकी गिरफ्तारी से बढ़ा है और हम लोग मद्य निषेध में भी जो है उस वहाँ पे बहुत अच्छा काम कर पाएंगे, ऐसी आशा है। जिस टीम ने इसको गिरफ्तार किया उसके लिए कुछ थानाध्यक्ष अनूप कुमार के द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है। इनके और उनकी टीम को जो है पुरस्कृत करने के लिए अनुशंसा की जा रही है। बुधवार को वार्ड नंबर 25 में कई दिनों से लगे जल जमाव की शिकायत मिलने के बाद नगर विधायक विजेंद्र चौधरी और मेयर राकेश कुमार पिंटू ने निरीक्षण किया और वार्ड की जनता से संवाद स्थापित कर जल जमाव के कारण जानने का प्रयास किया। मेयर राकेश कुमार पिंटू ने जल जमाव से निजात दिलाने के लिए सफाई प्रभारी अजय कुमार को नाला उराही करने के साथ आगे से नियमित तौर पर नाले की सफाई करने का निर्देश देते हुए कहा कि सफाई और नाला उराही नियमित तौर पर होते रहने से वार्ड स्वच्छ रहता है। आज वार्ड 25 में वहाँ के स्थानीय लोग काफ़ी दिन से फ़ोन कर रहे थे कि यहाँ पर पानी का जल जमाव हो रहा है। उसी को देखने के लिए हम लोग वहाँ गए हैं। उसमें स्थानीय विधायक श्री विजेंद्र चौधरी जी और सफाई प्रभारी अजय जी और उनके अपने जिम्मेदार वगैरह सबके साथ में थे। तो वहाँ एक्चुअली पानी लॉगिंग हो रहा है इसलिए क्योंकि काफ़ी सारा अतिक्रमण है, जिसके कारण सही से सफाई नहीं हो रहा है। तो उसी पर हमने अपने सफाई प्रभारी को बोला है कि आप अतिक्रमण हटा करके और पूरी तरह अच्छी तरह से नाला को साफ करवाइए, ताकि आने वाले बारिश में जल जमाव का सामना नहीं करना। बहलखाना पोखर के किनारे स्लम बस्ती बचाओ समिति के सदस्यों ने मेयर राकेश कुमार पिंटू के साथ बैठक की। बैठक में नगर आयुक्त के द्वारा अतिक्रमण हटाने को लेकर जारी नोटिस को लेकर मोहल्ले के लोगों का कहना है कि वह सभी नगर निगम के ही कर्मी हैं। अगर नगर निगम ही उन्हें यहाँ से हटा देगा तो वह लोग कहाँ जाएंगे? वह सभी सफाई कर्मी हैं। नगर निगम को पहले उन्हें बसाने का इंतजाम करना चाहिए और तब वहाँ पर गुदरी पोखर का निर्माण करवाना चाहिए। बैठक के उपरांत वार्ड 39 की पार्षद मंजू देवी के प्रतिनिधि कृष्णा महतो का कहना है कि गुदरी पोखर के किनारे विगत कई वर्षों से नगर निगम के सफाई कर्मी बसे हुए हैं। निगम को पहले इनके रहने की व्यवस्था करनी चाहिए, तब पोखर की चिंता करनी चाहिए। आज व्हाट्सएप पर हमारे पोखर किनारे के मित्र लोग दिया कि भाई जनवरी में पोखर के किनारे बसे लोगों को, सलम बस्ती में बसे लोगों को जानने का चिट्ठी 17 तारीख को 17 जनवरी को इशू हुआ है और जबकि यहाँ पर किसी को मिला नहीं। फिर दूसरा का फरवरी में जो है, फरवरी में 12 फरवरी को चिट्ठी नगर आयुक्त SDO साहब को लिखे कि लेडीज और जेंट्स पुलिस पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट के बहाली किया जाए ताकि लोग को गुजारा जाए। तो चिट्ठी व्हाट्सएप पर हम देखें तो हमको लगा कि भाई तो बड़ी अनर्थ होने वाला है। तो
पुरानी गुदरी बलखाना पोखर के किनारे बसे सलम बस्ती के लोगों के बीच है सो बहुत खलबली मचा हुआ था। तो आज हम लोग है सो बैठक किए कि भाई सभी आदमी एक हो जाएं इस लड़ाई में और किसी भी आदमी को यहाँ से उजड़ने नहीं दिया जाए। इसके लिए हम लोग मेयर से कांटेक्ट किए, माननीय विधायक विजेंद्र चौधरी से कांटेक्ट किए। विधायक जी संयोग से आज पटना निकले हुए थे, नहीं आ पाए, लेकिन हमको विश्वास है कि हमारे हर लड़ाई में हम लोग के साथ। निर्णय ये निकला है कि हम लोग बोल रहे हैं कि बरसों से लोग बसी हुई है, गरीब है और नगर निगम का कर्मचारी भी है। तो हम लोग का मांग है कि कम से कम उसका पहले व्यवस्था कहूँ अस्थाई जगह दिया जाए, उसके बाद उसको उजाड़ा जाए। कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग भी तैयार है कि हमको अस्थाई जगह दिया जाए पहले, और उसका जो मांग है मांग पूरा कर दे। नगर निगम खाली करवा ले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले उसको बसाने का काम किया जाए। कितने परिवार हो गए उसमें? लगभग 150-200 घर होगी। ये अचानक से नोटिस आ जाए? हाँ, अचानक से नोटिस आया तो हम लोग को भी खबर मिला, तो हम लोग कहें कि ठीक है कि नगर निगम का ज़मीन है, लेकिन वो भी तो लगभग 70 साल 75 साल, कोई 35 साल, कोई 40 साल से है। तो कम से कम वो गरीब आदमी सब है, उसको पहले बसाने का काम करिए, तब उजाड़िए। कोई दिक्कत नहीं, वो भी लोग बोले कि हमको बसाइए, वो लोग तो खाली करने का करिए देंगे, लेकिन पहले उसका व्यवस्था करिए तब न उजाड़िएगा। बिना व्यवस्था कर ले आप कैसे उजाड़ दीजिएगा? क्या मांग कर रहे हैं? तो बस हम लोग पहले सोच रहे हैं कि पहले कम से कम उन लोग को पहले व्यवस्था कर दिया जाए, उसके बाद ही कोई आगे के कदम उठाए। बुधवार को स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों के साथ नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्री ने शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर लगे ट्रैफिक सिग्नल के स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों को उन्होंने कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने बताया कि 27 जगहों पर ट्रैफिक सिग्नल लाइट लगाया जाएगा, जिससे शहर में लगने वाले सड़क जाम से निजात दिलाई जा सकेगी। उन्होंने बताया कि 15 अगस्त से पहले पूरे शहर में 27 चौक चौराहों पर यह ट्रैफिक सिग्नल लगा दिया जाएगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सरैयागंज टावर चौक पे वर्षों से खराब घड़ी की भी मरम्मत कराया जाएगा। 27 ट्रैफिक जंक्शंस पर अडेप्टिव ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम जो वास्तविक समय में शहर के रोड, जितनी भी गाड़ियां रोड पे सभी का आकलन करेगा और किस दिशा में जा रही हैं उसके में एक वैज्ञानिक पद्धति से गैस लगाएगा और उसी हिसाब से जो भी ट्रैफिक लाइट है उनको नियंत्रित करेगा। तो इससे ट्रैफिक के जो आवागमन है बहुत ही स्मूथ हो जाएगा और शहर में जो आए दिन जाम की समस्या देखने को मिलती है उस पर बहुत हद तक नियंत्रण लगेगा। कब तक ये काम पूरा करने की बात हो रही है? जी अभी वैसे तो 15 अगस्त तक इसको पूरा करना है, पर बरसात के देखते हुए हम लोग इसको प्रयास करेंगे कि बरसात पूर्व भी सभी काम पूर्ण कर लिए जाएँ। टावर का जीर्णोद्धार? हाँ जी, टावर का फेस लिफ्टिंग प्रोजेक्ट के तहत टावर जो मुजफ्फरपुर का बहुत विशिष्ट एक पहचान है उसको भी जीर्णोद्धार करना है। कुछ डैमेज देखा जा सकता है, उसको रिपेयर भी किया जाएगा। घड़ी बहुत दिनों से बंद है, उसको भी हम लोग ठीक करवा रहे हैं और जो शहीदों के नाम लगभग मिटने वाले हैं उसको नया शिलापट लगाया जाएगा। मुजफ्फरपुर शहर में गहराते प्रदूषण से हवा खतरनाक स्तर पे पहुंच गया है। सड़कों पे धूल के गुबार और हवा की रफ्तार कम होने से प्रदूषण का स्तर एक बार फिर नया रिकॉर्ड बनाने को तैयार है। बुधवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स 438 दर्ज किया गया। यह बुजुर्ग मरीज ही नहीं बल्कि स्वस्थ लोगों की सेहत के लिए भी खतरनाक श्रेणी में आता है। मुजफ्फरपुर से काफी कम दिल्ली में 172 और पटना में 269 AQI रहा। चिंता की बात यह है कि पिछले कई दिनों से अपने शहर की हवा जहरीली बनी हुई है। 7 फरवरी को तो अधिकतम AQI 500 पे पहुंच गया था, लेकिन नियंत्रण के लिए कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। प्रदूषण नियंत्रण पार्षद की माने तो पानी छिड़काव सहित धूल कण को काबू में लाने के लिए कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदूषण और बढ़ेगा। राज्य प्रदूषण नियंत्रण के निर्देश पे नगर निगम ने 50 लाख में 2 मशीनें खरीदी, लेकिन इसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। कभी कभार स्प्रिंकल से कुछ मार्गों पर खाना पूर्ति कर दी जाती है। इससे घंटे आधे घंटे तक तो छिड़काव वाली जगह पर राहत मिलती है, लेकिन पूरे दिन लोग धूल के गुब्बार में चलने को विवश है। दरअसल गली मोहल्ले से लेकर शहर की मुख्य सड़कों पर बेतरतीब तरीके से चल रहे निर्माण कार्य और हवा की गति काफी कम 3 किलोमीटर प्रति घंटे होने से धूल के गुब्बार उड़ रहे हैं। इसके कारण हवा तो जहरीली हो ही गई है, धूल के बीच सड़कों पर चलना मुश्किल है। MIT रोड, इमली चट्टी, स्टेशन रोड, मिठनपुरा रोड,
क्लब रोड, बेला रोड, नारायणपुर, चैपमैन रोड सहित अन्य जगहों पर तो चलने में सुबह से रात तक घुटन हो रही है। बिना मास्क तो छोड़ दे, मास्क लगाने के बाद भी सांस लेने में परेशानी और आंखों में जलन की समस्या बढ़ गई है। जिले में बढ़ते प्रदूषण के ग्राफ को लेकर मेयर राकेश कुमार पिंटू का कहना है कि बहलखाना प्रभारी को उन्होंने दिन में 4 बार पूरे शहर में पानी का छिड़काव स्प्रिंकल मशीन के द्वारा करने का निर्देश दिया है, जिससे जल्द ही जिले में प्रदूषण का ग्राफ घटेगा। देखिए, कोरोना जो है सो अब अंतिम दौर पे है और उसके कारण लोगों ने सब तरह के प्रतिबंध बंद हो गए हैं। लोगों ने मास्क लगाना छोड़ दिया। लेकिन मुजफ्फरपुर शहर की यह स्थिति है कि कोरोना को लेकर ना लेकर, लेकिन धूल जो डेली प्रतिदिन जो आप किसी सड़क से गुजरिए, स्मार्ट सिटी का जो काम हो रहा है, कोई ऐसा सड़क गली मोहल्ला नहीं है जिसमें धूल नहीं उड़ रहा है। इतना शादी विवाह का और पर्व त्यौहार का मौसम है और लोग जो है धूल के कारण काफ़ी परेशानी उन्हें झेलनी पड़ रही है। कई तरह का बीमारियों से वो ग्रसित हो सकते हैं। और निगम प्रशासन का जो मशीन आया है, स्प्रिंकलर मशीन आया है, अगर वो नियमित चले और वो उसकी एक देख रेख का एक कर्मचारी लगाया जाए कि किस रोड में चल रहा है, जिस तरह नियमित प्रतिदिन झाड़ू लगता है, जिस तरह सफाई होता है, नाले की उड़ाई होती है, उसी तरह वो स्प्रिंकल मशीन कहाँ कहाँ चल रहा है, इसकी भी विस्तृत जानकारी मतलब निगम कर्मचारी को रखनी चाहिए। और मेयर साहब से मैं कल साहू पोखर के पानी के उड़ाई के लिए मिला था और जल्द से जल्द मैं मेयर साहब से गुजारिश करूंगा कि शहर में जो धूल धक्कर जो उड़ रहे हैं, नगर आयुक्त साहब से भी मैं गुजारिश करूंगा कि इस पर वो गंभीरता पूर्वक संज्ञान लें, अन्यथा मुजफ्फरपुर वासी जानलेवा हो सकता है इस तरह का। बिल्कुल, धूल आखिर वो धूल जो है हमारे आँख के जरिए, मुंह के जरिए, कान के जरिए हमारे शरीर के अंदर जाता है और वो जो धूल कण जो है वो किसी तरह पथरी भी हो सकता है, बहुत सारे बीमारी भी हो। जी, अभी हम लोगों ने अपने स्प्रिंकल मशीन मंगवाई है, जिससे काफ़ी हद तक सुधार हुआ है। एक्चुअली इधर थोड़ा शहर में निर्माण कार्य ज़्यादा चल रहा है, इसके कारण तो पॉल्यूशन थोड़ा बढ़ गया है। इस पर वह बहलखाना प्रभारी को बोला है कि आप 3-4 बार सभी रोड में आप ये चलवाइए और स्प्रिंकल मशीन को चलवाइए, पानी का छिड़काव नियमित रूप से 3-4 बार करवाइए, क्योंकि सुबह में कराने से ही सिर्फ नहीं संभव है। इसको सुबह, दोपहर, शाम, रात कम से कम 4 टाइम इसको करवाना होगा और इसके लिए ऑलरेडी निर्देश दे दिया गया है। आगामी 18 फरवरी से मुजफ्फरपुर से टाटा वाया रांची के लिए एसी बस सेवा का परिचालन शुरू किया जाएगा। परिवहन विभाग ने इसकी हरी झंडी दे दी है। इसे लेकर बिहार पथ परिवहन निगम ने कवायद शुरू कर दी है, साथ ही किराया और समय भी तय कर दिया है। मुजफ्फरपुर रांची टाटा रूट पे परिवहन निगम की 2 बसों का परिचालन किया जाएगा। इस रूट पे पहली बार सरकारी बसें चलाई जा रही हैं। मुजफ्फरपुर डिपो के डिप्टी क्षेत्रीय प्रबंधक सुमन प्रसाद श्रीवास्तव ने बताया कि पहली बार पथ परिवहन निगम की बसें मुजफ्फरपुर से रांची टाटा के लिए चलाई जा रही है। इसके लिए एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गई है। बस 42 सीट की है। पहले दिन 7 यात्रियों ने निगम के पोर्टल से रांची के लिए सीट भी बुक कराया है। निगम के पोर्टल के अलावा निजी वेबसाइट से भी सीटों की बुकिंग कराई जा सकती है। इसकी जानकारी डीएम प्रणव कुमार को भी दी गई है। ये बस मुजफ्फरपुर से शाम 4 बजे खुलने के बाद पटना, बिहार शरीफ, रजौली, तिलैया, बढ़ही, हजारीबाग, रामगढ़, रांची और टाटा सुबह 6 बजे पहुंचेगी। इमली चट्टी स्थित सरकारी बस स्टैंड से इसका परिचालन होगा। वहीं टाटा से भी हर दिन शाम 4 बजे खुलेगी, जो मुजफ्फरपुर अगले दिन सुबह 5:50 पे पहुंचेगी। टाटा से खुलने के बाद वाया रांची, रामगढ़, हजारीबाग, बढ़ही, तिलैया, रजौली, नवादा, बिहार शरीफ, पटना, मुजफ्फरपुर पहुंचेगी। ये हमारी सेवा जो है AC 2x2 डिलक्स मुजफ्फरपुर से पटना होते हुए रांची टाटा जाएगी, भाया आपको हजारीबाग, रामगढ़। क्या सुविधा मिल रही है? सुविधा AC लग्जरी गाड़ी है और प्राइवेट के बनिस्बत हमारे यहाँ भाड़ा कम है, इसलिए पब्लिक की संख्या और बढ़ाई जाएगी। हाँ, गाड़ियों की संख्या बढ़ेगी। अभी तो एक जाएगी और एक ही गाड़ी चल रही है हमारी। 2 बसों का हमारा परमिट मिला है ना। कब से परिचालन होगा ये 18 तारीख को शाम में 4 बजे से इसका उद्घाटन होगा। ये रांची कब तक पहुँचेगी? ये सुबह में रांची जो है सो सुबह 4 बजे पहुँच जाती है। फिर रांची फिर शाम में वहाँ से 7 बजे चलेगी। टाटा से 4 बजे चलेगी, शाम में 4 बजे रांची से चलेगी। यहाँ मुजफ्फरपुर में फिर वही सुबह पहुँचेगी। जिले में गुरुवार से मैट्रिक की परीक्षा शुरू होगी, जिसमें लगभग 76,000 परीक्षार्थी दोनों पालियों में शामिल होंगे। इसके कारण यहाँ 1.5 लाख की आंतरिक भीड़ होगी, जिससे जाम पर काबू पाना प्रशासन के लिए चुनौती होगा।
परीक्षा शुरू होने के पहले ही बुधवार को बाजार जाम से कहरा उठा। शहर में चल रहे स्मार्ट सिटी के काम के कारण बाजार की सड़कें संकीर्ण हो गई है, जिससे प्रतिदिन शहरवासियों को जाम की समस्या से निपटना पड़ता है। परीक्षा एक दिन पहले ही बाजारों में लगी जाम से शहरवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, जबकि परीक्षा के दौरान 1.5 लाख की अतिरिक्त भीड़ होने से उसे संभाल पाना प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। यहाँ 73 केंद्रों पर छात्र छात्राएं परीक्षा देगी, जिसके लिए अभिभावकों की भीड़ होगी। वह छात्र छात्राओं को उनके अभिभावक लेकर केंद्र पर पहुंचेंगे, जिससे भीड़ और बढ़ेगी। कल से मुजफ्फरपुर शहर में 73 सेंटर पर 76,000 बच्चों का परीक्षा शुरू होना है। मैट्रिक का परीक्षा है, साथ में गार्जियन होंगे तो 1.5 से 2 लाख लोगों की भीड़ होने जा रही है। शहर में निर्माण कार्य जारी है स्मार्ट सिटी के नाम पर, जिसके कारण लगातार जाम है। और इस जाम के कारण कल जो भयंकर जाम लग रहा है, उसके लिए जिलाधिकारी एवं जिला एसएसपी से निवेदन है कि ट्रैफिक की पूरी व्यवस्था की जाए चुस्त दुरुस्त, जिससे कि लोगों को परेशानी नहीं हो और बच्चे समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचकर परीक्षा दे सकें। आज एग्जाम से एक दिन पहले भी आज पूरे शहर में जाम से कहरा उठा है, क्या कहिए? वही प्रशासन की कोई व्यवस्था ही नहीं है। प्रशासन अगर ध्यान नहीं देगा तो जो निर्माण कार्य चल रहा है जिसके कारण जाम है, और जब पब्लिक ज़्यादा आई है, गांव से भी लोग आ रहे हैं, आज से ही आना शुरू हो गया है गार्जियन का, बच्चों का, सब लोग यहाँ पे परीक्षा की तैयारी के लिए आज से पहुँचने लगे। क्या लग रहा है कहीं ना कहीं ट्रैफिक व्यवस्था भी की है? ट्रैफिक व्यवस्था कोई है नहीं, फेल है, और उनको कल सुदृढ़ करना चाहिए। अभी शहर का लगभग स्थिति जाम की समस्या बनी हुई है। सबसे ज़्यादा स्थिति अगुड़िया बाजार चौक की रहती है कि सवेरे 8 बजे से ही निरंतर जाम लगना शुरू हो जाता है। कल से जो मैट्रिक का परीक्षा है, एक परीक्षार्थी पे कल 5 आदमी आएंगे, और 5 आदमी जब सेंटर पर पहुँचने जाएंगे तो शहर का क्या स्थिति होगा। दूसरी तरफ जो नाला खन दिया गया है जिसमें पाइपलाइन बिछाने के लिए, वो तो माने इतना एक तो रोड का चौड़ीकरण कम है, ऊपर से नाला खन दिया हुआ है। ऐसे में भयावह स्थिति है शहर का। ट्रैफिक नियम का कोई रूल नियम नहीं हो रहा है, कहीं पुलिस नदारत रहती है, कुछ नज़र नहीं आ रहा है। शहर का बहुत ही दुर्भाग्य है ये शहर का, एक भी ट्रैफिक व्यवस्था का पालन शहर में नहीं है, न लोग पालन करा रहे हैं। और जो स्थिति है कल पर क्षेत्र की, ये भगवान भरोसे ही स्थिति रहेगी। कल कितने एम्बुलेंस फंसेंगे, कितने का एग्ज़ाम छूटेगा, इस पर सरकार का कोई व्यवस्था नहीं है। परीक्षार्थी के लिए कहाँ बैठेंगे इसका व्यवस्था हो गया, लेकिन सड़क का जो ट्रैफिक व्यवस्था होगा, ट्रैफिक रूल होगा, ये कैसे लोग जाएंगे आएंगे, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। मंगलवार को बिहार सिविल सोसाइटी की बैठक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष आचार्य चंद्र किशोर प्राचर की अध्यक्षता में सरैयागंज स्थित श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट के सभागार में बैठक की गई। बैठक में मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में नवंबर माह में मोतियाबिंद ऑपरेशन में संक्रमण के कारण अंधेपन के शिकार हुए दर्जनों मरीजों को लेकर अस्पताल के प्रबंधक, बिहार सरकार, स्थानीय प्रशासन तथा पुलिस की गतिविधियों की समीक्षा की गई एवं असंतोष व्यक्त किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि अंधेपन के शिकार हुए मरीजों को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन का अगला चरण इस दुर्घटना के 100 दिन पूरा होने के उपलक्ष्य में 2 मार्च से प्रारंभ होगा। उस दिन को संगठन के पदाधिकारी एवं अंधेपन के शिकार हुए मरीज तथा उनके परिजन काला दिवस के रूप में मनाएंगे और मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल से समाहरणालय तक आक्रोश मार्च का आयोजन कर अपनी मांग को उठाएंगे। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि मार्च महीने में ही मरीजों को लेकर बिहार सिविल सोसाइटी के पदाधिकारी पटना जाएंगे और वहां की सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे। साथ ही बिहार के माननीय राज्यपाल, मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य विभाग के सचिव से मिलकर अंधेपन के शिकार हुए मरीजों को सरकार की ओर से 20-20 लाख रुपए मुआवजा तथा आंख के बदले आंख का प्रत्यारोपण की मांग करेंगे। साथ ही मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल को तब तक बंद रखने की मांग करेंगे जब तक इन मरीजों को अस्पताल के प्रबंधक की ओर से मुआवजा नहीं दिया जाता है। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यदि प्रशासन मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल को बिना मरीजों को मुआवजा का भुगतान किए जाने की अनुमति देता है तो हमारा संगठन आई हॉस्पिटल के गेट को जाम कर देगा। की बैठक आज समीक्षा बैठक हुई है और इसमें जो हमारे सहयोगी संगठन हैं, राष्ट्रीय जनजन पार्टी और युवा संघर्ष शक्ति, उनके भी प्रतिनिधि शामिल हैं। आज के बैठक में मुख्य रूप से जो मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल अंधापन कांड है उसकी अब तक की प्रशासनिक और सरकारी पक्ष की समीक्षा हम लोगों ने की है और उसमें हम लोगों ने पाया है कि अभी तक शून्य रिजल्ट है। किसी प्रकार का कोई ठोस कदम न तो बिहार सरकार की ओर से उठाया गया है मरीजों के पक्ष में, न ही स्थानीय प्रशासन के द्वारा और न ही पुलिस की जांच में निष्पक्षता का आभास हो रहा है।
हम लोगों ने आज निर्णय लिया है कि 22 नवंबर 2021 को जो घटना घटी इसका 100 दिन पूरा हो रहा है 2 मार्च को। तो 2 मार्च को मुजफ्फरपुर की सड़कों पर आक्रोश मार्च निकाला जाएगा बिहार सिविल सोसाइटी के तत्वावधान में अपने सहयोगी संगठनों के द्वारा, और उसमें मरीज और उनके परिजन तथा हमारे संगठन के पदाधिकारियों के साथ साथ लगभग 1000 नागरिक होंगे जो मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल गेट से समाहरणालय गेट तक आएंगे और वहाँ माननीय राज्यपाल के नाम वो ज्ञापन हम लोग सौंपेंगे। दूसरा चरण जो होगा उसका वो ये होगा कि हम लोग उसके तुरंत बाद पटना जाएंगे और वहाँ माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर इन चीफ और सेक्रेटरी, इन 5 लोगों से मरीजों को मिलवाकर उन लोगों से मांग करेंगे। मुख्य वैसे तो 5 मांग होगी, लेकिन मुख्य हमारी 2 मांगें होंगी कि प्रत्येक मरीज को सरकार की ओर से 20-20 लाख रुपया का मुआवजा दिया जाए और आँख के बदले आँख का प्रत्यारोपण करवाया जाए। अगर इस मांग ये क्यों नहीं होगी कि सदर अस्पताल में भी इलाज शुरू करवाया जाए, क्योंकि विगत 3 महीनों से मुजफ्फरपुर में आँख का इलाज नहीं हो रहा है गरीबों का। जी जी जी, हमारा 5 सूत्री मांग है, उसमें ये मांग भी है कि जो SKMCH है वहाँ पहले से आई बैंक स्थापित है, आई विभाग तो है ही मगर वो संचालित नहीं है और सदर संचालित ही नहीं है, वो केवल उद्घाटन किया गया, उसके बाद उसका कोई ऑपरेटर्स तक वहाँ नहीं आया। तो हमारी परसों बात हुई थी, हम लोगों का डेलीगेशन मिला था अधीक्षक से और इस प्रकार हम लोगों ने उनसे मांग भी किया है। और 5 सूत्री मांग में ये भी होगा कि मुजफ्फरपुर में एक आई हॉस्पिटल सरकारी स्तर पर बड़ा खोला जाना चाहिए, क्योंकि उत्तर बिहार में कोई भी सरकारी आई हॉस्पिटल नहीं है, वो इंडिपेंडेंट हो, ये भी हमारी मांग होगी। इसके अलावा जो पुलिस का महकमा है जो गिरफ्तारी नहीं कर रही है वगैरह वगैरह भी मांगे हमारी होगी राज्यपाल और सभी महानुभावों से। बुधवार को हरिसभा चौक स्थित मनियारी कोठी में भारतीय फिल्म जगत के महान संगीतकार और गायक बप्पी लहरी के निधन के उपरांत उनके याद में एक संगीतमय श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के कलाकारों एवं सांस्कृतिक कर्मी सोनू सिंह, राकेश पटेल, समाजसेवी अविनाश तिरंगा, अमीय रंजन, मृत्युंजय पासवान, सपना कुमारी, अशोक शर्मा, हिमांशु कुमार, सुनील कुमार ने पुष्प अर्पित कर बप्पी दा को श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें सत नमन किया। कार्यक्रम संयोजक अमीय रंजन ने बताया कि बप्पी दादा जैसे महान कलाकार सदियों में एक बार इस धरती पर आते हैं और अपने संगीत से संपूर्ण जगत को कलामय करते हुए सभी संगीत प्रेमियों के दिल में एक छाप छोड़ जाते हैं। आज बप्पी लहरी के द्वारा दिए गए हजारों गीत को भुलाया नहीं जा सकता। हम सभी भारतीयों के लिए यह एक बहुत दुख की घड़ी है। भारतीय सिनेमा जगत के बहुत ही चर्चित, प्रख्यात और प्रतिभाशाली कलाकार बप्पी दा का आज निधन हो गया है। इसके अवसर पे हम लोग हरिसभा चौक मनियारी कोठी कैंपस में एक संगीतमय श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन हम लोगों ने किया है, जिसमें मुजफ्फरपुर शहर के तमाम जो कलाकार हैं, जो संगीत प्रेमी हैं, वो यहाँ पे जुटे हैं और तहे दिल से हम बप्पी दा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके नगमों को, उनके गीतों को आज के युवा वर्ग भी भुला नहीं सकते हैं। गुरुवार को संत जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में भारत रत्न लता मंगेशकर को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मौके पर उपस्थित स्कूल के डायरेक्टर प्रमोद कुमार एवं प्राचार्य सुबोध कुमार सहित तमाम शिक्षक एवं अभिभावकों ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। स्कूल के निर्देशक प्रमोद कुमार ने कहा कि लता जी जैसी गायिका सदियों में एक बार ही आती है। प्राचार्य सुबोध कुमार ने कहा कि स्वर्ण कोकिला लता मंगेशकर न सिर्फ गायिका बल्कि प्रख्यात प्रेरणादायक भी रही। वे 36 भाषाओं में 30,000 से अधिक गाना गाई, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। हमको मिली है आज ये घड़ियाँ नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, कि फिर ये बातें हमारे नसीब में हो न हो, शायद फिर इस जन्म में
मुलाकात हो न हो। My favorite singer is Lata Mangeshkar. She was recognized as one of the greatest Indian singer. To her credit are more than 70,000 songs in various English language and films so far. She possesses a God-gifted voice rare in the world. आज हम लोग यहाँ पे स्वर कोकिला लता मंगेशकर के शोक समारोह के लिए यहाँ पे उपस्थित है और यहाँ पे हमारे सभी शिक्षकगण हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं। हम लोग यहाँ पर लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। वह हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि वह इतना अच्छा गाना गाई हैं। उनका गाना बहुत फेमस भी हुआ है, जैसे कि लग जा गले, फिर ओ पालन हारे और बहुत सारे उन्होंने गाने भी गाए हैं। जैसा कि सर्वविदित है, महान गायिका स्वर कोकिला भारत रत्न स्वर्गीय लता मंगेशकर जी का श्राद्ध कार्यक्रम है आज। इस अवसर पर हमने अपने विद्यालय में एक साधारण सभा का आयोजन किया था, जिसमें उनके प्रति सम्मान और उनके देहावसान पर शोक प्रकट करने की व्यवस्था थी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह था कि हमारे जो नौनिहाल बच्चे हैं, जिनको अभी लता जी के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है, उनके शख्सियत, उनके आभा मंडल के बारे में उन्हें कोई खास ज्ञान नहीं है, तो इस कार्यक्रम के द्वारा सम्मान और सुख तो हम प्रकट कर ही रहे हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा लाभ है कि जो बच्चे आज के परिवेश में हैं वह इस कार्यक्रम के द्वारा उस महान विभूति के विषय में जाने, वो कौन थी, उनका क्या कार्य था, क्यों उन्हें भारत रत्न कहा गया या दिया गया। इसी सब उद्देश्य को रखकर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इससे समाज में भी ये संदेश फैले कि हाँ, लता जी एक शख्सियत थी जिनका देश में, विदेश में, पूरे दुनिया में नाम था, सम्मान था। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके बारे में जानकारी रहे ताकि यह पीढ़ी दर पीढ़ी आगे की ओर बढ़ते रहे और लोग यह जाने उनके न रहने के वर्षों बाद भी कि उनका क्या योगदान रहा है संगीत के क्षेत्र में। साहू पोखर पूजा समिति की ओर से माघ पूर्णिमा के अवसर पर साहू पोखर पर मां गंगा की आरती की गई। इसके पूर्व पंडित नीरज झा और आचार्य राजेंद्र झा ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मां गंगा की पूजा अर्चना कराई। तदुपरांत धूप और दीप से आरती की गई। समिति के संयोजक प्रभात कुमार ने बताया कि जीवन के 5 आधार में से एक जल है, जिसका संरक्षण करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। जहां तक हो सके नदी, तालाब, पोखर, कुआं को साफ रखें ताकि हमारा जीवन भी सुरक्षित रह सके। मौके पर पंडित रमन मिश्रा, धीरज सिंह, राकेश पटेल सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। हर महीने साहू पोखर पर पूर्णिमा को लेकर आरती की जाती है और आज विशेष पूर्णिमा माघी पूर्णिमा है, जिससे माना जाता है कि भगवान विष्णु का वास आज माँ गंगा में होता है और आज के दिन का स्नान, दान, पर्व, व्रत का विशेष महत्व है। और साथ ही हम लोगों ने यहाँ साहू पोखर पूजा समिति की ओर से आरती के साथ साथ लोगों से अपने घर के आसपास कुआं, तालाब, नदी, पोखर को साफ रखने, स्वच्छ रखने को, क्योंकि पंच तत्व में एक जल भी आता है। जब तक हम जल का संरक्षण नहीं करेंगे हम अपने जीवन का संरक्षण नहीं कर सकते हैं। इसी आप लोग मीडिया के माध्यम से मैं लोगों को यह कहना चाहता हूँ कि अपने आसपास के कुआं, तालाब, जल को सुरक्षा करें, संरक्षित करें और साफ रखें। Okay. Okay.